साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जितनी भी संगत जूम के ऊपर ज्वाइन हुई है या मेरे सामने बैठी है, ये सारी संगत बहुत बड़े भागों वाली है, जिनको गुरु का हुक्म हुआ है कि वो इस यात्रा के अंदर, क्योंकि दूसरी जो यात्राएं हैं वो आसान यात्राएं होती हैं, लेकिन इस यात्रा के अंदर हुक्म होना ये बहुत बड़ी बात है। और ये 1 महीने पहले हम आपको इसलिए मीटिंग के अंदर बुलाते हैं ताकि इस 1 महीने के अंदर आप अपने मानसिक तौर से और फिजिकल तौर से, फिजिकल तौर कैसे कि आज के बाद आपने वॉकिंग शुरू करनी है, रोज वॉकिंग पे जाना है। ये नहीं कि आप चलने वाले हो, कि घोड़े पे बैठने वाले हो, कि हेलीकॉप्टर पे बैठने वाले हो, लेकिन बॉडी के अंदर स्टेमिना होना, ताकत, एनर्जी होना ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको वॉकिंग करनी है। सीढ़ियाँ, जो पौड़ियाँ कहते हैं, उस पौड़ियों को भी आपने चढ़ना उतरना है, ताकि पहाड़ जब चढ़ते हैं तो पहाड़ के ऊपर, वो प्लेन के ऊपर चलना और पहाड़ के ऊपर चढ़ना ये ज़्यादा एनर्जी मांगता है। तो अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो आपको वहाँ पे थकान महसूस नहीं होगी। अब जो मैंने लिस्ट आपको व्हाट्सएप के अंदर, ग्रुप के अंदर दी थी, उसके ऊपर एक पंची जात करते हैं, जिसमें पहचान कार्ड यानी कि आपका ओरिजिनल आधार कार्ड आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है, या इलेक्शन कार्ड होना ज़रूरी है। और जो कपड़े आप लेके जाओगे, जो आपको मैंने बोला है कि 6 जोड़ी से ज़्यादा आपने कपड़े नहीं लेने हैं। ये सब मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप जितना भी सामान ज़्यादा लोगे, उठाना आपको है, और उठाना आपको है तो आप सामान उठा के ही थक जाओ। तो जितना कम सामान लोगे उतना आप इस यात्रा का आप आनंद मान सकते हो। तो जो जैसे लिस्ट में कहा गया है कि आपको 6 जोड़ी लेनी है तो 6 ही लेनी है, और वो उसको आपने पारदर्शक थैलियाँ यानी कि ट्रांसपेरेंट थैलियाँ होती हैं, जिसमें से नज़र आ जाता है कि हमारा ये जोड़ी कपड़े इसके अंदर हैं, वो आपने ज़रूर लेनी है, उसको अंदर पैक करनी। क्योंकि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे हमको तीनों मौसम मिलेंगे, बारिश भी मिलेगी, धूप भी मिलेगी, सर्दी भी मिलेगी। अगर बारिश आ गई, आपका डिक्की के अंदर आपका बैग पड़ा है या आपका सूटकेस पड़ा है, अगर वो जब बस चलती है किसी झरने में से तो डिक्की के अंदर पानी आता है, तो अगर आपने अपने सामान को किसी पॉलीथीन के अंदर नहीं डाला होगा तो आपके कपड़े गीले हो जाएंगे, आपके पहुंचने तक आपके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं रहेंगे। तो आपने पॉलीथीन के अंदर हर जोड़ी को डालना है, ताकि अगर ऊपर की छत के ऊपर भी रखा हो तो बारिश आ रही है तो आपके अंदर के कपड़े वो गीले नहीं हो। फिर आपने अपने बैग की सेफ्टी खुद रखनी है, छोटी छोटी तालियां लगा के रखनी है, जिसकी 2-2 चाबी हो, और अगर छोटी ताली लोगे तो अगर चाबी घूम भी जाती है तो उसको तोड़ा जा सकता है। आगे मैंने कहा 6 जोड़ी कपड़े और पतले पतले तौलिए, यानी कि जो सूख जाए जल्दी। जैसे कि मैं तो कहती हूँ नैपकिन्स ले लिया करो। जो संगत आई है वो अंदर आके बैठे, अंदर बहुत जगह खाली है, अंदर जगह खाली, अंदर आके बैठिए। दर्शन भाई लोग क्यों नहीं आए? तो फिर उनको कैसे पता चलेगा? नहीं, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, उनके लिए मीटिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि छोटी छोटी बातों को वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। जो नहीं, आप उठ के मत जाइए। वाहिगुरु। कपड़े कैसे लेने हैं? देखिए, सिंथेटिक कपड़े लोगे तो उसमें पसीना वो शोष नहीं कर पाता। दूसरा, आप बस में जिसके साथ में बैठे हैं वो सिंथेटिक कपड़ों से अगले को भी गर्मी महसूस होगी। तो जितना हो सके कॉटन के कपड़े लो, ताकि वो जल्दी, पतले कपड़े सूख भी जाते हैं, गर्मी में भी लगती, सर्दी में भी वो ऊपर स्वेटर पहन के काम आ सकते हैं। सिंथेटिक कपड़ों से अगर आप गीले हो गए तो आपको रैशेस होने के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि अंडरगारमेंट्स गीले हो गए, अगर बारिश हुई है, आपके सिंथेटिक कपड़े अगर सूख नहीं रहे हैं, आप गीले कपड़ों में जा रहे हैं, तो आपको रैशेस होंगे, और रैशेस के कारण आपको चलने में दिक्कत आएगी। तो कॉटन के कपड़े लेने हैं ताकि आपके बाजू वाले को भी ठंडक महसूस होए। अंडरगारमेंट्स ये आपको ज़्यादा लेने हैं। उसकी वजह है कि कहीं पे आपको स्नान करने का मौका नहीं मिला, या आपकी तबीयत खराब है, ठंडा पानी है, आपने स्नान नहीं कर पाए,
तो आप अगर अपने अंडरगारमेंट्स बदल लेते हैं और थोड़ा सा मुंह हाथ पंच स्नाना कर लेते हैं तो आपको फ्रेशनेस महसूस होगी। तो अंडरगारमेंट्स आपने ज़्यादा लेने हैं। और वैसे मैंने सुना है कि डिस्पोजेबल भी मिलते हैं मार्केट के अंदर, तो अगर डिस्पोजेबल आप ले लो, अगर धोने का मौका नहीं मिला, सूखे नहीं हैं, तो उसको यूज एंड थ्रो करके आप ले सकते हो। क्योंकि मैंने देखा है कई लोग डिस्पोजेबल लेके आते हैं। हम तो अमृतधारी, हमको कचहरे डिस्पोजेबल नहीं मिलते, लेकिन जो अमृतधारी नहीं है उनको अंडरगारमेंट्स डिस्पोजेबल मिल जाते हैं, मार्केट में मिलते हैं, तो आप वो ले सकते हो। गर्म कपड़ों के अंदर आपने जैकेट लेनी है, ग्लोव्स लेने हैं, शॉल लेनी है, मफलर लेना है और एक चादर लेनी है। अभी हम क्योंकि 3 टायर के अंदर मुसाफरी कर रहे हैं, 3 टायर के अंदर सिर्फ जम्मू तवी के अंदर ही आजकल ब्लैंकेट्स दिए जा रहे हैं। हम जिसमें ट्रैवल करेंगे हमको उसमें ब्लैंकेट्स नहीं मिलेंगे, तो आप अपने तरीके से पतला ब्लैंकेट कोई भी है वो साथ में लो। और याद से ब्लैंकेट आपने ऋषिकेश जो सामान हम लोग छोड़ के जाएंगे गठरी घर के अंदर, उस वहाँ पे आपने ब्लैंकेट्स वहाँ पे अपने छोड़ देने हैं। क्यों? क्योंकि हमने गोविंद घाट, गोविंद धाम जाना है, तो जब वहाँ हम पहुँचेंगे तो बेकार का ज़्यादा वजन नहीं हमने उठाना, क्योंकि बस के अंदर इतनी जगह नहीं होती है कि हम उसके अंदर अपना सामान रख सके। तो जो सामान आपने वापस आके हरिद्वार में 1-2 जोड़ी पहननी है वो सामान सॉर्ट आउट करना है, और ना ज़रूरी ऊपर ले जाने वाला सामान प्लस ब्लैंकेट्स वो आपने ऋषिकेश के अंदर एक बैग पूरी फैमिली के बना लो, और हम वहाँ पे गठरी घर के अंदर सामान जमा करवाते हैं, वहाँ पे हम अपना वो सामान छोड़ के जाएंगे। जो गर्म जैकेट्स वगैरह हैं, अगर वो आप वो वजन भी नहीं उठाना चाहते तो गोविंद घाट से आपको वहाँ पे किराए के ऊपर भी जैकेट्स मिलते हैं। 150 रुपया वो किराया लेते हैं, 500 रुपये शायद जमा कराते हैं, रसीद आप वापस दो तो जैकेट चाहे मैली हो गई हो, गीली हो गई हो, वो हमारी मगजमारी, हमारी चिंता नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि हम उनको जहाँ पे जमा करवा दें, वो अपने आप सुखाते हैं। अगर वजन नहीं उठाना तो अच्छी से अच्छी जैकेट्स भी वहाँ पे मिलती हैं, किराया कुछ ज़्यादा नहीं होता, तो आप वहाँ से लेना चाहें तो ले सकते हैं। लेकिन जैसे मफलर है, ग्लोव्स है या एक स्वेटर है, वो अपने साथ में ज़रूर हो, क्योंकि मफलर्स ये सब वहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन उनकी कीमत दुगनी होती है। तो अगर जो हल्के सामान है वो अपने साथ में ले लो, बच्चों के साथ में शॉल ले लो, ताकि जहाँ पे थोड़ी बहुत ठंड होती है हम बाहर निकलते हैं तो शॉल लेके हम निकल सकते हैं। फिर है हल्की बरसाती छाता। जैसे एक फैमिली है उसके अंदर एक छाता ज़रूर रखिए कि कहीं पे किसी ने बाहर कोई चीज़ लेने जाना है, बारिश का वहाँ पे कोई पता नहीं होता, पहाड़ों की बारिश का, पहाड़ होते हैं और बारिश के बिना होते ही नहीं है, कभी भी बारिश आ सकती है, कभी भी धूप निकल सकती है, तो एक छाता होना ज़रूरी है। 5 से 4-5 लोगों के बीच एक छाता। और अगर आपको रेनकोट्स नहीं लेने हैं, आपके रेनकोट, जब हम 2019 में गए थे तो 30 रुपए की जो डिस्पोजेबल बरसाती है रेनकोट्स मिलते हैं वहाँ पे, अब ज़्यादा से ज़्यादा वो 50 रुपए के होंगे। वो यात्रा में आप यूज़ करो, बाद में उनको भी वहाँ पे डिस्पोज करके आ जाओ, तो वो सामान भी आप ना उठाना चाहे तो हो सकता है। जैकेट्स भी वहाँ पे किराए पे मिल जाते हैं। बाथरूम स्लीपर और छोटी टॉर्च और पस्ती यानी कि रद्दी, डोरी या रस्सी और वाटर बॉटल। एक वाटर बॉटल हर एक के पास अपनी होनी चाहिए, चाहे पानी की व्यवस्था हम करेंगे, लेकिन आपको उस बॉटल को फिल करके अपने बैग के अंदर आपके पास होना चाहिए। जैसे बस में आप सफ़र करते हैं, जब आपको मेडिसिन दी जाएगी, आपको मेडिसिन के लिए आप वो पानी की बोतल साथ में होगी तो आप अपनी दवाई ले सकते हो। कहीं पे भी आपको घबराहट हो रही है, अपनी पानी की एक बोतल अपने साथ में रखने की है जो रिफिल की जा सकती है। और पस्ती इसलिए कह रहे हैं कि कहीं पे भी आप लंगर खाने बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, तो नीचे पस्ती बिछा के आपको जो लंगर सर्व किया जाता है आप वो करेंगे तो नीचे की सीट्स खराब नहीं होंगी, पस्ती उठा के आप बैठ सकते हो। डोरी या रस्सी इसलिए कही है, कभी कभी बैग की चेन है वो दगा दे जाती हैं, बैग्स की चेन्स खराब हो जाती हैं, तो उस समय आप अपने बैग्स के ऊपर रस्सी बांध के उस बैग को सेफ रख सकते हो। इवन जब हम लोग गोविंद घाट से धाम तक जाएंगे, जो खच्चर करते हैं सामान के लिए, जो लोग पैदल यात्रा करेंगे उनके लिए जत्था खच्चर करता है उनके सामान के लिए। जो घोड़े पे बैठेंगे वो अपने साथ में अपना एक बैग ले सकते हैं, वो घोड़ा वाला अलाउ करता है। लेकिन जो पैदल चल के जाते हैं उनके लिए जो हम लोग खच्चर करते हैं वो सामान इकट्ठा बांधा जाता है, तो अगर आपकी चेन्स खराब हो गई तो उसमें से सामान निकल सकता है। और खच्चर वाले को ये चिंता नहीं होती कि आपका सामान निकला है नहीं निकला है, उसने खच्चर दौड़ाना ही है।
तो अपने सामान को, और मैं तो कहती हूँ कि जो बड़े बड़े पॉलीथीन्स आते हैं जो पार्सल के, जो ब्लू कलर्स के होते हैं या ब्लैक कलर्स के होते हैं, अपने बैग्स को आप उस पॉलीथीन के अंदर डाल के, पॉलीथीन के ऊपर से नॉट मार के फिर हमको दो, ताकि हम खच्चर के अंदर डालें। तो खच्चर भी रास्ते के अंदर अगर बरसात आती है तो आपका सामान सेफ रहेगा, सामान निकलेगा भी नहीं। अब बाथरूम स्लीपर मैं इसलिए कह रही हूँ, जैसे शूज कंपलसरी है, लेकिन बाथरूम स्लीपर इसलिए कि जब रात को बाथरूम जाना है तो कोई भी शूज पहनने की हिम्मत नहीं करता, नींद में होता है। तो एक फैमिली के पास अगर स्लीपर है तो वो स्लीपर पहन के जा सकता है। कहीं बाहर कोई चीज बाजार में लेने जाना है तो अगर कोई एक स्लीपर लेके आया होता है तो उस बेचारे के एक स्लीपर सभी लोग यूज करते हैं, और जब उसको जरूरत होती है उसकी स्लीपर गायब होती है। तो इसलिए अब रूल बनाया है कि अपनी एक स्लीपर अपने साथ में रखो, और वो आपको धाम तक लेके जानी है। फिर ये नहीं कि मैंने सामान लिया था लेकिन मैं तो ऋषिकेश में जो सामान रखा वहाँ छोड़ दिया, या घाट के ऊपर जो रूम के अंदर सामान रख के आए वहाँ पे रह गया। मतलब ये चीजें आपको अपने माइंड में, मैं सारी रात सो नहीं पाती हूँ, इस तरह से लिस्ट बनाती हूँ, तो आपको भी अपना इस तरह से एक पेन के ऊपर लिख के रखो, ये सामान मेरा गोविंद घाट जाने वाला है। मतलब और धाम पहला जो हमारा पड़ाव होगा वो घाट होगा, ऋषिकेश से घाट, और उसके बाद में धाम आता है, उसके बाद में हेमकुंड साहिब आता है। तो ये सब चीजें आपके साथ आपके काम की तब हैं जब आपके पास हैं, अगर नहीं है तो फिर वो आपकी किसी काम की नहीं है। स्पोर्ट्स शूज जो आप लेंगे उसको अभी 1 महीना पड़ा है, उस शूज को पहन के आप रोज वॉकिंग करिए, ताकि आपको जो शू बाइट्स होते हैं वो ना हो नए शूज पहनने से। और जो मैंने 5-6 जोड़ी सॉक्स की कही है वो इसलिए कही है कि सॉक्स गीली हो जाती हैं, तो सबसे पहले अगर ठंड कहीं पे लगनी शुरू होती है तो पैरों से लगती है। तो 5-6 जोड़ी आपके सॉक्स के होंगे, अगर मैले हो गए, स्मेल भी मार रहे हैं, तो आप उसको एक पॉलीथीन के अंदर बंद करके फिर बैग में डालिए, ताकि जब आप अपना बैग खोले तो वो जो शूज की स्मेल आती है वो भी नहीं आनी चाहिए। और अमृत जल भरने के लिए वहाँ पे कैनियाँ मिलती हैं, लेकिन कैनियाँ लीक कर जाती हैं। इतने सालों का हमारा एक्सपीरियंस है, कैनियाँ लीक कर जाएंगी। उससे बेहतर है कि जो हम ये पेप्सी की बॉटल्स, कोला की बोतल लेते हैं, वो एक बोतल पी के आप उसको संभाल के रखिए, और जब उसमें आप अमृत जल भर के लेके आते हैं तो उसको संभाल के पॉलीथीन बांध के अपने बैग में रखिए। क्योंकि अगर आपने कॉलेज बैग के बाहर की चेन में रखा है तो कोई समझेगा पानी है और उसको कोई प्यास लगी या उसमें दवाई लेनी है तो आपका वो अमृत जल, ऐसा हुआ है, कईयों ने कंप्लेन की कि हमारा अमृत जल लोगों ने पी लिया। तो आप अमृत जल भर के उसको पॉलीथीन में पैक, ताकि याद रहे कि ये अमृत जल है, ये नॉर्मल पानी नहीं है, उसको आप संभाल के ला सकते हैं। स्कूल बैग या कॉलेज बैग या पिट्ठू बैग ये बहुत काम के हैं। ये आप जब हम लोग अपना यात्रा सॉर्ट आउट करेंगे, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले सबसे हम यहाँ से जब चलेंगे, जो जामनगर राजकोट वाले हैं वो यहाँ पे रात को 11:15 की ट्रेन से चल के हम लोग सुबह 7 बजे अहमदाबाद पहुँचेंगे। अहमदाबाद में 2-3 घंटे का हॉल्ट होगा, और उस हॉल्ट के अंदर आप फर्स्ट जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ऊपर जो AC वेटिंग हॉल है उसमें हम आपको टिकट्स की जो जेरोक्स देंगे वो आप दे के आप वहाँ पे स्नान करके या अपना जो भी फ्रेश होना चाहते हैं वो करके आप तुरंत बारी बारी यहाँ आ जाएंगे। अपने प्लेटफॉर्म 6 नंबर के ऊपर करीबन आती है ये हमारी जो ट्रेन है योगा एक्सप्रेस, तो वहाँ पे आपको नाश्ता दिया जाएगा। वो आप नाश्ता करके फिर जब ट्रेन के अंदर चढ़ेंगे, फिर हम लोग हरिद्वार पहुँचेंगे 11-12 बजे नेक्स्ट दिन। वहाँ पे हमारी बसेज आएंगी, बसेज हमको वहाँ से ऋषिकेश लेके जाएंगी, वही बसें हमें नेक्स्ट दिन घाट के लिए हम रवाना होंगे। अब आपकी रूटीन एक तरह से ना 4 बजे की बन जाएगी, 4-4:30 बजे उठना ही है, क्योंकि जिस दिन ऋषिकेश से हम यात्रा शुरू करेंगे हमने 4 बजे वहाँ से निकल जाना है, क्योंकि 12 घंटे का सफर है और बीच में हमने 2 हॉल्ट भी करने हैं। हमको किसी तरह अंधेरा होने से पहले गोविंद घाट पहुँचना होता है। तो जहाँ पे भी बस रुकती है आपको बस, क्योंकि आपको जो दवाई दी जाएगी, हम 4 बजे जैसे यात्रा शुरू करते हैं तो नींद पूरी नहीं हुई है, करीबन सब लोग बस में सो जाते हैं। तो जब पहला हॉल्ट आए, कहीं पे आपको फ्रेश होने के लिए रखा या चाय के लिए रखा या लंगर की व्यवस्था के लिए रखा, तो सब नींद में होंगे उस टाइम। और जब बस रुकेगी ना तो कोई कहेगा नहीं मुझे बाथरूम नहीं जाना, मुझे प्यास नहीं लगी, मुझे भूख नहीं लगी। लेकिन 15-20 मिनट में जैसे गर्मी लगनी शुरू होगी, क्योंकि जब तक हवा चल रही थी तो बहुत अच्छी नींद आ रही थी, लेकिन बस रुकेगी, गर्मी शुरू होगी, हम लोग 15-20 मिनटों के अंदर फ्रेश होके लंगर छक के जब ऊपर आएंगे
तो बस में बैठे वाले जो सो के उठे हैं वो कहेंगे हमको बाथरूम जाना है, हमको फ्रेश होना है, तो आपको बाथरूम नहीं जाने दिया जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि आप संगत का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बस का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए जैसे ही आपका लीडर विसल मारता है या बोलता है कि नीचे उतरो, पानी पियो, फ्रेश हो, लंगर खाओ, तो आपने उतरना ही, चाहे कितनी भी नींद आ रही हो। उतर के फ्रेश होके आप आके फिर से आके जब बैठोगे, बस चलेगी, फिर से नींद आ जाएगी। नींद को वहाँ पे कमी नहीं है, बस में आपको अच्छी नींद आएगी, आप फ्रेश हो जाओगे। तो जहाँ पे बस रुकती है इस बात का खास ध्यान रखना, 15 मिनट का हॉल्ट है, सबने उतर के फ्रेश होना है, चाय पानी पीना है, और जैसे ही सीटी बजेगी, विसल बजेगी, सब अपनी अपनी बस में वापस आएंगे। ये टाइम हमने क्यों सेव करना है? क्योंकि जोशीमठ का शाम को 4:30 बजे गेट खुलता है, 6:45 बजे वो गेट बंद हो जाता है। अगर हम लेट हुए तो जोशीमठ वाले हमको बाकी के जो 20 किलोमीटर है वो हमको ट्रैवल नहीं करने देंगे, हमारी एक नाइट खराब होगी, हम बिल्कुल गोविंद घाट पहुंच नहीं सकेंगे। इसलिए इस बात का टाइम की हमेशा पंक्चुअलिटी वहाँ पे बहुत रखना, क्योंकि रास्ते में हमें रुकना पड़े, क्योंकि ये तो कुदरत है, कहीं पे लैंडस्लाइड हो जाए हमको वहाँ पे रुकना पड़े, लेकिन जितना सफर हम जल्दी पार करेंगे उतने हम अपनी डेस्टिनी के ऊपर जल्दी पहुँच सकेंगे और टाइम पे पहुँच सकेंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के बेनती है सारी संगत से, जो टाइम आपको दिया जाए। हमारा जत्था वहाँ पे इस बात से मशहूर भी है कि जो वहाँ का सेवा सिंह जी जो मैनेजर है, जो दूसरे जत्थे आते हैं लेट होते हैं या अपने प्रोग्राम के अंदर डिले हो जाता है, वो हमेशा हमारे जत्थे का एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आपको यात्रा करनी है तो गुजरात के जत्थे से जाके पूछो कि वो मैनेजमेंट कैसे करते हैं। हम मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन अगर हमारी बात हमारा जत्था मानेगा तो मैनेजमेंट वो सक्सेसफुल होती है, वरना नहीं होती है। तो आप लोगों को जत्थेदार की बात मानना बहुत ज़रूरी है। जो टाइम आपको दिया जाए उस टाइम के ऊपर अगर आप हाजिर हो जाओगे तो हमारी यात्रा बहुत समय से चल पाएगी। फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एटिकेट्स कहलाती हैं, मैनर्स कहलाती हैं। जैसे कि इसमें मैंने लिखा है टाल्कम पाउडर, साबुन, ब्रश, टूथपेस्ट, अपनी ज़रूरी दवाइयाँ, 4 छोटे छोटे नैपकिन्स, तौलिए, सामान को सेफ रखने के लिए जंजीर एक होनी, क्योंकि ट्रेन में हम लोग क्या होता है, हम अलग अलग बैठे हैं, लेकिन जब कीर्तन या रहराज साहब का पाठ होता है सब लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो अपने सामान को आप जंजीर लगा के आओगे, चेन लगा के आओगे, तो आप बेफिक्रे जत्थे के अंदर बैठ सकते हैं। सिम कार्ड में आजकल वहाँ पे जियो का भी चल रहा है, BSN भी चल रहा है, और पहले वोडाफोन भी चलता था, तो वो सिम वहाँ पे चलते हैं। बाकी मैं तो कहती हूँ ये यात्रा ऐसी है कि दुनिया को भूल जाओ। जो 8-6 दिन हम लोग वहाँ पे रहते हैं उसमें हमको अपनी ना फैमिली याद आती है, ना हमें न्यूज़पेपर वहाँ पे मिलता है, ना हमें टाइम संडे है, कौन सी तारीख है, कुछ नहीं याद रहता, क्योंकि ये यात्रा है ही ऐसी आनंदमयी कि कुदरत की गोद में जाते हैं। सब एक तरह से लिंक टूट जाता है और हम पूरे के पूरे गुरु महाराज के यहाँ प्रभु की तरफ चल पड़ते हैं। तो ये सबसे बड़ा वहाँ पे हमें फायदा होता है। दूसरा, सोना या कोई भी कीमती चीज़ अपने साथ में मत पहनिए, क्योंकि चेन गुम जाना, कान का कुछ गुम जाना, वहाँ पे इन सब की जरूरत ही नहीं होती। अपना सब कुछ ढका ढका रहेगा, कुछ दिखने नहीं वाला। कुछ ड्रिंक्स पहनने की जरूरत नहीं है, अगर पहनना भी है तो आर्टिफिशियल लीजिए, ताकि अगर गुम भी जाता है तो अफसोस नहीं होता। साइड पर्स जेंट्स भी लें और लेडीज भी लें, जिसके अंदर तुम्हारी ज़रूरी सामान, थोड़ा कुछ पैसा, मोबाइल फ़ोन इतना आ सके जो लटका के हम चल सकते हैं, चाहे घोड़े पे बैठे हों, चाहे बस में हो, तो जो ज़रूरी सामान उसके लिए बार बार ऊपर अपना बैग ना उतारना पड़े। ये हर एक बच्चे भी अपने साथ में साइड पाउच आते हैं वो रखें। और यात्रा के दरमियान जो मैंने निकनेम का बात है, पोथी, ये सब ले, आजकल मोबाइल से सब कम करते हैं। अब जरूरी बात, गोविंद धाम से यानी कि ऋषिकेश घाट और धाम, अब धाम से जो ऊपर की यात्रा है 6 किलोमीटर की, वो पहाड़ सीधा पहाड़ है, यानी कि अगर कोई चलना भी चाहे ना तो 1.25 घंटे के अंदर 1 किलोमीटर पार होता है। लेकिन यहाँ पे किसी को भी चलना नहीं है, आपने कंपलसरी हर एक ने घोड़ा करना है। चढ़ाई के अंदर घोड़े से कोई डर नहीं लगता, घोड़े के ऊपर बैठना है। उतरने के टाइम चाहे आप एक साइड का कर लो, उतरने के टाइम आप उतरना चाहे तो उतर सकते हो, लेकिन उतरना भी आसान नहीं है अगर घोड़े पे बैठना चाहो, क्योंकि हम लोग घोड़े पे ही जाते हैं, घोड़े पे ही आते हैं।
अब वो मैं इसलिए कह रही हूँ वो खच्चर करना क्यों जरूरी है। अब आप यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर चल के जिस स्थान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो हेमकुंड साहिब दर्शन, जो स्वर्गों का बैकुंठ है, अगर आपने चलने में ही अपना टाइम खराब कर दिया, समय खराब कर दिया, तो आप जब ऊपर पहुंचोगे आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा कि आप स्नान करो, आप दरबार में बैठो, आप प्रसाद, खिचड़ी का प्रसाद मिलता है वो करो, या आपको शौक है फोटो का लेने का, ग्रुप में लेने का, इसके लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि 6 घंटे तो आपने चलने में ही गुजार दिए। और 2 बजे वहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाती है कि मौसम खराब हो रहा है, बारिश, स्नोफॉल होने लगा है, आंधी आएगी, बारिश आएगी, सब लोग नीचे उतरो। यानी कि 2 बजे तो पहली अरदास सुबह 7:30 बजे होती है, 10 बजे होती है, 12 बजे होती है, और मोस्टली हम लोग 12 बजे की अरदास अटेंड करके हम नीचे को चल पड़ते हैं। तो आपने अरदास में आशा की वार, सुखमनी साहिब का पाठ होता है, आराम से स्नान कीजिए। और मैं आपको हर पड़ाव के अंदर, क्योंकि अभी मैं जो आपको सारी ये बातें एक साथ में बता रही हूँ, हो सकता है दिमाग में खिचड़ी हो जाए, याद नहीं रहेगा, लेकिन हर पड़ाव के अंदर 10 मिनट का इसी तरह से आपको स्पीच दी जाएगी, आपको ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन हैं वो दी जाएंगी। तो आपने अपने माइंड को उस तरह से सेट करके दूसरे दिन की तैयारी करनी है। अब सबसे बड़ी बात, कोई भी अपने साथ में खाने पीने का कोई सामान नहीं लेगा। मना करने के बाद में भी हर लोग, मेरे ख्याल से राजकोट वाले तो बहुत ही, राजकोट में फरसाण मशहूर है, वो फरसाण ले आते हैं, लेकिन उनको खाने का टाइम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जत्था इतनी अरेंजमेंट करता है, हर स्टेशन के ऊपर आपकी सेवा होती है, तो आपको बैग खोलने का, उसमें से निकाल के खाने का जरूरत ही नहीं पड़ती है। फिर क्या करते हैं, वो सारा सामान हमारे जत्थे को, दीदी ये लो हमारा ये सामान आप अब जत्थे में रख लो। यानी ऑलरेडी हमारे पास इतना सामान है और आप भी सामान लेते हैं, खाने पीने का सामान ला रहे हो और हमको दे रहे हो, हम कहाँ संभालें। इसलिए खाने पीने का कोई भी सामान नहीं उठाना है, वजन नहीं बढ़ाना है, और हर एक के पास में 2 बैग होने चाहिए, 2 बैग, और उसमें एक आप अपना पिट्ठू बैग या छोटा सा बैग भी आप डाल लो, ताकि अगर आपको कहीं पे छोटा सामान लेके जाना है तो आप ले जा सकते हैं। 2 बैग से ज्यादा किसी को अलाउड नहीं है कि वो अपना सामान बढ़ाए, और बड़े बड़े सूटकेस तो बिल्कुल नहीं। एक बार नडियाद से नई जोड़ी थी, दाल दहेज में बड़े अच्छे अच्छे सूटकेस आए होंगे, बड़ा बड़ा अटैची जो इवन नीचे भी कहीं पे नहीं आ रहे, उनको अपने साइड में रखना पड़ा। पर इतना सामान लेने की क्या जरूरत है। मैं कहती हूँ 5-6 जोड़ी इनफ होती। हरिद्वार में आपको दोनों टाइम अपने कपड़े धोने का, सुखाने का टाइम मिलेगा। नहीं भी मिले तो जहाँ पे गोविंद घाट हम पहुँचते हैं, वहाँ पे एक लॉन्ड्री वाले हैं जो आपको 3 घंटे में आपके कपड़े धो के आपको वापस सुखा के भी दे देते हैं। तो ठीक है, पैसा लगते हैं, 50 रुपए एक कपड़े का लेंगे, लेकिन अगर इमरजेंसी पड़ी है तो हम वो भी करवा सकते हैं। और मैं बोलती हूँ, जो आप बच्चों के लिए जो हैवी कपड़े मत लो, अपने लिए भी लोअर्स लो, टी शर्ट्स लो, जो आप 2 दिन भी पहनो, 3 दिन भी पहनो, मैले नहीं होती। और अगर एक जीन लेते हो तो जीन भी कितने कितने दिनों तक मैली नहीं होती। तो आप ऐसे कपड़े लो, डार्क कपड़े ले लो, जो आपको मैले हो भी तो दिखे नहीं। जितना कम सामान उठाओगे ना, सच कहती हूँ, बहुत सुखी रहोगे। आपको फिर सॉर्ट आउट करने की भी जरूरत नहीं होगी। वही सामान, ऋषिकेश क्या रखना, मेरे पास तो सामान ही 1 बैग है, 2 बैग है, वही बैग उठा के लास्ट तक चलो, कोई मना नहीं करता। लेकिन अगर जितना सामान आप ज्यादा बढ़ाओगे तो आपको उतना ही ये सोच के, ऐसा भी हुआ था एक बार कि सामान सॉर्ट आउट किया, ऋषिकेश पे रखा सामान, जब हम घाट पे पहुंचे सबको सामान दिया, एक बहन जी है, उसने तो हल्ला मचा दिया, मेरा बैग ही नहीं है, मेरा बैग ही नहीं है। सबके रूमों की तलाशी ली, हर एक के रूम के अंदर जाके तलाशी ले रही है कि मेरा बैग ब्लू कलर का है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। और बाद में जब आराम से बैठी तो याद आया, हमने बोला अरे मेरे को ध्यान आया कि कहीं तो ऋषिकेश सामान रखा उसमें तो नहीं, अरे हाँ मैंने तो वहां छोड़ दिया। अब सबको धंधे लगा के सबके ऊपर कि चोरी का इल्जाम, किसी ऐसा चीज गुम नहीं होती है। लेकिन अपने माइंड को थोड़ा अलर्ट रखो कि मैंने ये बैग नहीं याद रहता तो मोबाइल के अंदर एक रिमाइंडर रख लो कि मैंने अपना ये बैग, ये चीजें नीचे रख के आया हूँ, ये वाली चीजें मेरे साथ में है, इस बैग के अंदर है, या आपने लिस्ट बना के एक पर्स में रख लो कि मैंने अपने बैग के अंदर ये वाले सामान सब, जैसे हम लोग भी जत्थे का ये करते हैं, बाहर एक हमने क्लिप लगाई होती है कि इस बैग के अंदर हमने ये सब सामान डाला है। तो ऐसे आप प्लानिंग से चलोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस में जब हम 4 बजे चलने वाले हैं ऋषिकेश से गोविंद घाट, चाहे कोई कितना भी अच्छा ड्राइवर क्यों ना हो,
जानकी कहाँ? आपकी वाइफ कहाँ? क्यों भाई? तो जूम के ऊपर सुन रही है। देखो, जो नए चलने वाले होते हैं उनको बहुत जरूरी है इस मीटिंग के अंदर अटेंड करना। मैं बार बार कह रही हूँ, बस में चलने से पहले आपको एक गोली दी जाएगी और शराफत से जिसको बस के अंदर उल्टी आती है वो हमें आके पहले ही बता दो कि मुझे उल्टी आती है, उसको इंजेक्शन दिया जाएगा। वजह क्या है? उसको गोली नहीं असर करेगी। और अगर आपने छुपाया या गोली को साइड कर दिया तो होगा क्या? आपको उल्टी होगी, आपके आजू बाजू वाले को उल्टी होगी, आपको देखकर 4 जनों को और उल्टी होगी। और फिर जब आपको उल्टी एक बार शुरू हो गई, फिर आप चाहे कितना भी कहो दीदी कि मेरे को उल्टियां हो रही, दीदी कुछ नहीं कर सकेगी। एक बार आपका पेट हिल गया, आपकी स्टमक हिल गई, तो फिर कोई दवाई, कोई मेडिसिन, कोई इंजेक्शन आपको असर नहीं होगा। इसलिए आपकी बेहतरी, आपके आसपास की बेहतरी के लिए आपको जो एक छोटी सी गोली दी जाएगी उसको ईमानदारी से आप ले लेना, ताकि आपकी यात्रा सुखद हो। क्योंकि हमारे साथ में ड्राइवर भी बहुत चले थे, हमारे पंजाबी ड्राइवर ही हैं, हमने बहुत ड्राइविंग की है। अरे तुमने ड्राइविंग की है, पहाड़ों में नहीं की है। पहाड़ की ट्रैवलिंग में और प्लेन एरियाज के ट्रैवलिंग में बहुत फर्क है। वहाँ पे अच्छे अच्छे लोगों को उल्टी आती है, मन मचलाता है, कुछ खाने का मन नहीं करता। और दूसरा, हम लोग जैसे यात्रा शुरू करते हैं आधे घंटा पहले वो गोली सबको देते हैं, उसके बाद में नित्यनेम का, जपजी साहब का, चौपाई साहब का पाठ करके सबको नींद आनी शुरू हो जाती है। तो आपने जो नींद पूरी करनी है उस दरमियान 1 बजे के दरमियान तक आप वो नींद पूरी कर सकते हो। 1 बजे के बाद आप बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे। आधे घंटे के बाद में आपके बस का सेवादार, जो भी जत्थेदार होगा, वो आपको कोई ना कोई चीज खाने को देगा। आपका मन नहीं कर रहा, आपको नींद आ रही है, लेकिन जो चीज आपको दी जाती है उसे आप खाइए। क्यों? क्योंकि पहाड़ों के अंदर पत्थरों पे लिखा होता है, पहाड़ों में खाली पेट यात्रा मत करें। खाली पेट होगा, गैस बनेगी, फिर वो गोली भी असर नहीं करती, आपको उल्टियां शुरू हो सकती हैं। तो आपको जो खाने का हम हैवी देते हैं, जैसे मूंग दाल देते हैं या मिक्सचर दे, मैं बोलती जो सामान हम आपके उसमें रखेंगे, जत्थेदार के पास लिस्ट होगी, आपको छूट है। किसी को भी डायबिटीज है, कुछ भी है, भूख लगती है, बच्चों को भूख लगती है, आप सीधा सेवादार से कहो कि हमें भूख लगी है। आपका जो मन करता है, हमने उस लिस्ट, कचौरियाँ होंगी, वो गणेश चतुर्थी के लड्डू होते हैं, जो चूरमे के लड्डू, ऐसे बहुत सा सामान हमने साथ में रखा होगा। आपने जो आपका मन करता है, आपका हक है, आप ही के लिए हमने लिया है, इसलिए बिल्कुल भी शर्माइए मत, हेजिटेट मत कीजिए। आप मांगिए, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वो आपसे पूछेगा क्या निकालूं, आपका जो मन करता है आप उसे कहिए कि हमें ये खाने का मन करता है, दोबारा खाने का मन करता है और लेने का मन करता है। यहाँ पे कोई गुरु का लंगर है, बाबा नानक का लंगर है, कोई कमी नहीं होगी। अगर खत्म भी हो जाता है, हम दूसरे स्टॉप से फिर से स्टॉप कर लेंगे, लेकिन आप खाली पेट यात्रा मत कीजिए। बाहर की चीजें मत खाइएगा। जैसे आप जहाँ पे बस रोकेंगे वहाँ पे ब्रेड पकौड़ा मिलेगा, ये सब मिलेगा, वो आपकी तबीयत खराब करेगा। इसलिए कहीं पे भी स्टॉल्स के अंदर जो चीज उबाली जाती है, जैसे चाय उबल गई है, वो नुकसान नहीं करेगी। ऐसी चीजें को खाइए जो बिल्कुल सेक के, जिसको सेका जाता है तो उसमें इन्फेक्शन होने का चांसेस नहीं होता। तो आप वो सब चीजें खाइए जो आपको दी जाती है। हम यहाँ से लेके जाएंगे बहुत सेफली, अच्छी तरह से। जो गुरु का लंगर होता है वो बहुत सफाई के साथ में बनाया जाता है, आप उसको छकिए। उसको छकने के बाद में आप बीमार नहीं होते। जब हम लोग, एक बार की बात है, हम गोविंद घाट के ऊपर हमारे बहुत सारे संगत थी, वो बीमार हो रही थी, तो हमको डॉक्टर ने देख लिया था, जो वहाँ पे डिस्पेंसरी का डॉक्टर होता है, उसने देख लिया था। उसने कहा था कि आप कल शाम को वहाँ बैठ के बाहर का खाना खा रहे थे होटल में, ठीक है, हमारा मन वो हो जाता है कि लंगर खा खा के हम उकता जाते हैं, लेकिन जब कम से कम यात्रा ऊपर तक जाए तब तक तो अपने शरीर का ध्यान रखिए। नीचे उतर आएंगे फिर आप जो भी खाओगे तो चलेगा, हमने वापस जाना है, लेकिन जब तक हम सही दर्शन नहीं करते तब तक अपने खाने की पीने के ऊपर बहुत परहेज कीजिए। अगर होटल में खाते भी हैं तो आपको किचन में जाने का हक है। वहाँ पे रास्ते में ढाबे चलती हुई जब पैदल यात्रा करते हैं, रास्ते के अंदर भी किचन के अंदर हमारे सेवादार जाते हैं, उसका हर एक सामान, आलू भी चेक करते हैं कहीं खराब तो नहीं हुआ, वो कौन सा सामान यूज कर रहा है, ये सब यूज करके देख के आप उससे अपने बनवा सकते हैं। जितना हो सके मैदा मत खाइएगा। और कोई भी आपको शारीरिक प्रॉब्लम है, जैसे कि बस में बैठने से
गैस प्रॉब्लम होती है, किसी को भी 2-3 बार मोशन जाने का मतलब डायरिया डिसेंट्री हो सकता है। तो अब क्या होता है कि जो संगत होती है ना वो शर्माती है कि कैसे बताऊं कि मुझे 2-3 बार मोशन जाना पड़ा है। नहीं, आपको वो सहन नहीं करना है। डॉक्टर आपके साथ में है, मेडिसिन हर एक बस में होगी। आपको बोलना है कि मुझे 2-3 बार पेट में वट पड़े हैं या मुझे वीट आई है, जो आप कहते हो, मुझे दवाई दो और दवाई लेके ठीक हो। बेकार में अपने शरीर को खराब मत करो, तकलीफ सहन नहीं करनी है। दूसरा, बस में से अगर आप नीचे उतरते हो या अपना रूम छोड़ के भी कहीं पे जाते हो तो अपने आजू बाजू वाले को बोल के जाओ कि मैं जा रहा हूँ। हो सकता है कि एक बार ऐसा हुआ था कि जहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है, लैंडस्लाइड हुई है, बसेस खड़ी थी, अब बस में से उतर गए कोई पैसेंजर्स और बाथरूम करने गए या न जाने कहाँ गए और रास्ता खुल गया और बस चल पड़ी। अब वो वहां से फोन कर रहा है कि मैं तो रह गया। अब किसी को ध्यान नहीं था, कह के नहीं बोला। तो फिर बाद में किसी की होंडा के ऊपर बैठ के, ये तो अच्छा था हम ऋषिकेश के नजदीक थे, तो किसी की होंडा के ऊपर बैठ के उसने हमको ऋषिकेश ज्वाइन किया। तो ये गलती मत करना। कहीं पे भी उतरते हो अपने आसपास वाले को बोल के जाओ कि मैं नीचे जा रहा हूँ, ताकि जब बस स्टार्ट होती है तो वो चेक करे कि मेरे साथ में जो बैठा था, तो बता के जरूर जाइए कि भाई मैं मत्था टेकने भी जा रहा हूँ या मैं यहाँ जा रहा हूँ, ताकि आपको आपकी वेट की जाए कि वो आया नहीं है बंदा। फिर टाइम की पंक्चुअलिटी, मैं आपसे पहले ही कह दिया है कि जब भी यात्रा स्टार्ट होती है जल्दी उठना शुरू कर दो। जल्दी उठना इसलिए भी शुरू कर दो क्योंकि मोशन तो हम रोज जब उठते हैं सुबह 8 बजे तो मोशन तभी आएगा। अगर जल्दी उठने की आदत डालोगे तो मोशन को भी आदत पड़ जाएगी कि भाई मुझे 1 महीना अब इस तरह से चलना है कि मुझे 4 बजे 5 बजे मुझे फ्रेश हो जाना है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो हम यात्रा कर रहे हैं इसके अंदर हर तरह के, देखो एक परिवार के अंदर भी सब लोगों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। हर एक परिवार के मेंबर का स्वभाव अलग होता है। तो जब आप 80-90 लोग साथ में चल रहे हो तो हर एक स्वभाव के इंसान आपको मिलेंगे। तो इसमें यात्रा उसकी सफल है जो नम्रता वाला होगा, जो अपने क्रोध, हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप चलते हो, यहाँ से जामनगर से चलते हो कि राजकोट से चलते हो कि अहमदाबाद से चलते हो, अपने क्रोध को स्टेशन के ऊपर छोड़ जाओ, अपनी ईगो को, एटीट्यूड को स्टेशन के ऊपर छोड़ जाओ। जब वापस आओगे तो फिर से उठा के अपने में डाल लेना, क्योंकि वहां पे गुस्सा करना, किसी का दिल दुखाना, जैसे कि अब समझो ऐसे लोग भी होते हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो उनको समझाना इतना आसान नहीं होता, बच्चों को समझाना आसान नहीं होता। तो होता क्या है, जब हम बैठे हैं, कुछ बैक सीट के अंदर बैठे हैं, पीछे किया, जो पीछे बैठी है लेडी वो बोलेगी मेरे घुटनों में दर्द है, तो आप अपनी सीट आगे कीजिए। आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो आप ऐसा कीजिए, जत्थेदार का आके बोलिए कि मुझे पुश बैठ में बैठना है, पीछे वाले को प्रॉब्लम हो रही है, मेरी सीट मुझे चेंज करनी है। बिल्कुल प्यार से आके ये बात करोगे तो उसका सॉल्यूशन हो जाए। लेकिन किसी को कहना कि मैं पीछे नहीं करूंगा, मेरे को आराम करना है, या आपका घुटना दुख रहा है तो दुखे, मतलब जो घुटना दुख रहा है वो भी आके कह सकता है कि भाई, वो भी एक ढंग होता है कहने का। कहते हैं ना, एक चीज को पेश करना, प्यार से करना और गुस्से में करना या एटीट्यूड में करना, तो अगला नहीं। और ये यहाँ पे आपको जब गुरुद्वारों में जाओगे ना, तब वहाँ पे दूध है ना, वो जितना सामान ऊपर जाता है ये खच्चरों पे जाता है गुरुद्वारों के अंदर, इसलिए वहाँ पे लंगर इतना सा भी वेस्ट करना बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि आपको नहीं पता गुरुद्वारे वाले किस तरह से वहाँ पे सामान पहुँचाते हैं। दूध वहाँ पे होता है वो जो ड्राई मिल्क होता है वो होता है। तो लेकिन जब भी हमारी संगत जाती है, क्योंकि उनको पता है कि गुजरात वाली संगत प्यार वाली है, गुजरात वाली संगत उनके साथ में उनका बहुत ध्यान भी रखती है, हम उनके लिए यहाँ की सौगातें लेके जाते हैं, जैसे कि सिंगदाना, मूंगफली है, खाखरा है, हम यहाँ से ये सेवा लेके जाते हैं, उनको ये सेवा देते हैं। एक बार हमको हमारे संगत में से किसी ने बोला कि इतना सारा सिंगदाना लेके आए, इतना सारा खाखरा लेके आए, आपने हमको तो उनके दर्शन तक नहीं करवाए। खाखरा सिंगदाना है, गैस करता है, इसलिए हम संगत को सिंगदाना नहीं देते हैं। सिंगदाना खाएगा पेट में दर्द होगा, उल्टी वॉमिटिंग स्टार्ट होगी। सिंगदाना हम उन लोग के लिए लेके जाते हैं जो उन लोग गुजरात की सौगात मान के, जैसे कोई पहरेदार खड़ा है, लांगरी है, या जो पिन्नी प्रसाद देने वाले, या जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉयज हैं, हम उनको वो देते हैं। खाखरा भी उनके लिए एक नई चीज होती है, उसको पापड़ बोलते हैं वो लोग। हमने ये सब
चीज़ें यहाँ पे खाई हुई है, लेकिन उनके लिए ये नई चीज़ें होती हैं, इसलिए हम उनके लिए लेके जाते हैं। तो जब आप जाके खाली इतना ही बोलोगे ना कि हमारी संगत के लिए हमने कॉफ़ी बनानी है, हमको दूध मिल सकेगा, प्यार से बोलो, क्या हमें आप दूध दे सकोगे? तो वो बोलेंगे दूध जितना मर्जी लो, आप ही के लिए है। लेकिन अगर आप जाके कहोगे हमको दूध की सेवा चाहिए, एक कहने का ढंग होता है, दूध मांगोगे तो वो कहेंगे कि दूध यहाँ पे लंगर के संगत के लिए है, ऐसे हम किसी को स्पेशली दूध नहीं देते। तो कहने के ढंग के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चीज को पेश करते हो। फिर आज से ही आपने गुरु महाराज के लिए, दुष्ट दमन पिता, कलगीधर पिता के लिए आपने भेंटा लेके जानी है। कौन सी भेंटा लेके जानी है? क्या वो रुमाले से खुश होंगे? रुमाला नहीं लेके जाना, रुमाले वहाँ पे बहुत है। आपने कोई और चीज़ भी उनके लिए भेंटा के रूप में नहीं लेके जानी, वो माया से भी खुश नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपको भेंट लेके जानी है तो चौपाई साहब के पाठ, आप जपजी साहब का पाठ, साहब के पाठ, जपजी साहब के पाठ, मूल मंत्र, वाहिगुरु मंत्र का जाप, ये आप आज से नक्की कर लो कि मैंने 5 चौपाई साहब के पाठ करने, जितनी आपकी क्षमता है। रोज से आज से नक्की कर लो कि आपने ये आप फिक्स कर लो, डिसाइड कर लो कि मैंने इतने पाठ रोज के करने ही है। और वो सारे पाठों की भेंटा लेके आप, इवन रास्ते में भी हम लोग वही करेंगे, ये पाठों की भेंटा आप वहाँ पे लेके जाओ। और जब ये भेंटा आप रखोगे तो मैं गुरु के ऊपर एक भरोसा करके कहती हूँ कि आज तक आपकी जो ख्वाहिशें, जो मनोकामनाएं, जो काम रुके पड़े हैं, वो सारे जाके वहाँ पे एक आपके अरदास करने से ही संपूर्ण हो जाएगी। एक दावा है, गुरु के ऊपर भरोसा करके ये दावा कर रही हूँ कि आज तक जितनी संगत यहाँ से गई है, वो कैसी भी भावना, हाँ होनी चाहिए गुरुमत के अनुसार, किसी को तकलीफ देने वाली नहीं, जो आपके जीवन के अंदर कमी है, जो आपके साथ हो रहा है, जो नहीं पूरा हो रहा, आप वहाँ जाके मांगोगे, वो ज़रूर मिलेगा। ठीक है। और एक यहाँ पे ऑनलाइन उत्तरांचल के अंदर हमने रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो वो हम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 4 दिन पहले करवाना होता है। जो ऑनलाइन ये सब काम करना जानते हैं, जैसे मैं नहीं जानती, लेकिन आप बच्चे लोग जानते हो, तो एक उनके मोबाइल के ऊपर आप 6 जनों का, 4 जनों का रजिस्ट्रेशन कराओगे, एक मोबाइल के ऊपर OTP आएगा, वो OTP आप उसके अंदर जमा कराओगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हमको करवा के यहाँ से चलना है। अभी कहीं पे भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, घबराने का नहीं है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जो संगत आपके साथ में है वो संगत भी गुरु रूप है। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वहाँ पे खुद साक्षात सारी संगत के साथ चलते हैं। ये आप जब रास्ते में चलोगे तब हम आपसे शेयर करेंगे कि वहाँ पे हम इतने सालों में गए हैं, वहाँ पे क्या क्या करामातें गुरु महाराज ने दिखाई हैं कि वो अंग संग रहते हैं। आप चल के जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। वहाँ पे जितनी संगत है, जो लौट के आ रही है, जो जा रही है, वो सारे आपको भी इसी तरह से बिहेव करना है कि आप एक परिवार बन के चल रहे हैं। अगर बड़े बूढ़े हैं तो उनको ये महसूस ना हो कि मेरा बच्चा घर पे बैठा है, मेरा बेटा घर पे बैठा है, बेटी घर पे बैठी है, यहाँ मैं अकेला आया हूँ। आप जितने जवान बच्चे हो, उनके बच्चे बन के उनकी सहायता करना। सामान नहीं उठा पा रहा कोई, तो आप जवान हो, आप उनका सामान लो, कहो लो आंटी जी, लो अंकल जी, आपका सामान हम उठाते हैं। और इसी तरह अगर बच्चे हैं, बच्चों को भी वहाँ पे जाके महसूस होता है, जब ऐसी जगह पे जाते हैं कि जहाँ पे मम्मी पापा साथ में नहीं है, अकेले जैसी बच्चियाँ साथ में चल रही हैं, लेकिन अगर हम बड़े उनके साथ में उनके माँ बाप के जैसा बिहेव करेंगे, उनको ये महसूस ही ना कराएं कि उनकी मम्मी, उनका पापा उनके साथ में नहीं है, लेकिन हम सब एक परिवार बन के साथ में चल रहे हैं, तो किसी को भी वहाँ पे जो फैमिली सिकनेस, होम सिकनेस कहते हैं, वो महसूस ही नहीं होती। और जब आप लौटोगे जब वापस, तो आपको ऐसा हमने देखा है कि सब लोग रोते हैं एक दूसरे से बिछड़ के कि हम ये 10 दिन साथ में रहे थे, एक फैमिली की तरह हम साथ में रहे थे अभी। और दूसरा ये कि जो हमने इसमें लिखा है कि आप अगर स्मोकिंग करते हैं, आप अगर कोई भी RMD या कोई भी ऐसा पदार्थ यूज़ करते हैं, तो आपने ये 10 दिन 12 दिन अपनी जेब में भी नहीं रखना, रास्ते में भी आपने वहाँ से किसी से बाहर से लेके नहीं करना है। क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं
उनकी वहाँ पे कसौटियाँ होती हैं, उनकी परीक्षाएं होती हैं, उनके पर्चे। वो सिंह, गुरु महाराज किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन जो वहाँ पे शहीद सिंह वहाँ पे हाजिर हैं, जो उस एटमॉस्फेयर में, उस सराउंडिंग्स के अंदर वहाँ पे हाजिर हैं, उनको ये बात पसंद नहीं है कि ये जर्दा तंबाकू खाने वाला मेरे गुरु साहब के नज़दीक जाए, जिसको गुरु साहब ने तंबाकू को एक जगत झूठ कहा है। तो वहाँ पे चोरी छुपे भी खाते हैं, तो उनकी परीक्षाएं होती हैं, उन्हीं की बस कहीं पे रास्ते में अटकती है, उन्हीं के साथ में कुछ ना कुछ बीमारी होती है, बीमार हो जाते हैं, कोई ना कोई हादसा उनके साथ में होता है, क्योंकि वहाँ के सिंह शहीद आपको तंग करेंगे, आपको तकलीफ देंगे। इसलिए ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी गलती आप नहीं करना। और एक गलती जो कैरेक्टर वाइज गलती कहलाती है कि हम साथ में जितने चलते हैं, अगर हमने किसी भी अपने हेमकुंड साहिब के अंदर चलने वाली किसी भी संगत को बुरी नज़र, बुरी नीयत से देखा या कोई ऐसा व्यवहार किया, तो उसके साथ में भी कुछ न कुछ कसौटियाँ होती हैं। ये हमने देखी हैं, आपके साथ में शेयर करेंगे ट्रेन के अंदर। इसलिए जो साथ में आपके चल रहे हैं वो आपकी बहनें हैं। हाँ, अगर वो तकलीफ में है, अगर आप उसको सहारा दे के नीचे उतार रहे हो, तो जो दूसरे हैं वो उनकी गलत बातें ना फैलाएं, क्योंकि अगर किसी को सहारे की ज़रूरत है तो वो सहारा दे रहा है, वो सिर्फ इस यात्रा के लिए ही है, इस यात्रा करके ही है। यात्रा के दौरान अगर हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो ये एक सेवा भावना से करते हैं, तो इसमें हाँ, तो वो इस तरह से अगर हेल्प करते हैं तो उसकी कोई गलत बातें फैलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम परिवार की तरह हैं। हमारे अंदर से भावना शुद्ध होनी चाहिए, किसी के लिए भी कोई गलत भावना वहाँ पे नहीं आनी चाहिए। और क्योंकि ऐसा भी हुआ है, जब 6 किलोमीटर जब मैं कहती हूँ कि चलो जाने के टाइम तो कंपलसरी घोड़ा करना है, लेकिन उतरने के टाइम जब ये पतली पतली कमज़ोर बच्चियाँ उतरती हैं तो ना ये घोड़े पे बैठती हैं और ना चल पाती हैं, क्योंकि उतरना भी आसान नहीं है। हम यहाँ बैठे बैठे बहुत सोच लेते हैं। और याद रखना, ट्रेन के अंदर आपकी एनर्जी, जब तक हम ऋषिकेश से गोविंद घाट नहीं पहुँचते, आपको मैं ऑब्जर्व करूँगी आपके अंदर कितनी स्टेमिना है, कितनी एनर्जी है। और वहाँ जाके मैं अपने अंदाजे से सबको बोलूँगी कि ये चल नहीं सकेगा, ये चल सकेगा, इसको घोड़ा करना पड़ेगा, ये घोड़ा नहीं कर सकेगा। ये सब मैं आपको वहाँ पे अपने अनुभव के हिसाब से आपको बोलूँगी। लेकिन ऐसा भी होता है कि कोई अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर एस्टिमेट करते हैं, तो वो मेरी बात नहीं मानते तो मैं भी कहती कोई बात नहीं। 2-3 किलोमीटर चलने के बाद में टाई फिश हो जाती है और फिर वो घोड़ा ढूंढते हैं, और होता यह है कि घोड़ा आपको फिर रास्ते में जल्दी मिलता नहीं है। हाँ, यहाँ से अभी ऋषिकेश से गोविंद घाट से एक फ़ायदा हो गया है कि 5 किलोमीटर के लिए सुमो मिल जाती है, फिर आगे से पैदल यात्रा शुरू होती है। तो अगर आपको अपना क्या कहते हैं ना, अपने को आजमाना है, तो आप ऐसा कीजिए, 3 किलोमीटर वो चल के जाइए। आपको वो इतनी ऊंची चढ़ाई भी नहीं है, आपको अपनी एनर्जी स्टेमिना का पता चल जाएगा। जहाँ पे सुमो उतारती है वहाँ पे घोड़े खड़े होते हैं, यहाँ से भी घोड़े मिल जाएंगे, और जहाँ सुमो उतारती है वहाँ से भी घोड़े मिलते हैं। लेकिन उसके बाद में आपको घोड़े नहीं मिलेंगे, और अगर घोड़े मिलेंगे तो जो उतार के वापस आ रहे होंगे वो मिलेंगे, और हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा भाव भी मांगे, तो आपको फिर उतना रेंट देना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपको आजमाना भी है तो 2-3 किलोमीटर तक आजमा लो कि मैं चल पाऊंगा कि नहीं। आपको 16 किलोमीटर चल के जाना है, तो 2-3 किलोमीटर आपको पता चल जाएगा कि मैं बाकी के 13 किलोमीटर चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं कहती हूँ तो बात मान लीजिए और घोड़े पे बैठ जाइए, क्योंकि बीमार होके वहाँ पहुँचना और फिर आनंद ना मानना यात्रा का, ये कोई इसमें कोई लॉजिक नहीं है। और अपनी तबीयत को सबसे पहली सेफ्टी है कि कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, तो अपने आप को आप स्वस्थ रखिए, चाहे घोड़ा करना पड़े तो कर लीजिए। और जिसको भगवान ने बहुत कुछ दिया है वो हेलीकॉप्टर भी कर सकता है, उसमें भी कोई मनाही नहीं, 5 मिनट में आप पहुंच जाओगे। फिर चाहे आप लेट भी उठ रहे हो, गोविंद घाट के ऊपर लेट उठ रहे हो, लेकिन आपको हेलीकॉप्टर पे जाना है, तो आप 10 बजे तक आराम से, 10 बजे शुरू होती है वहाँ पे, या टाइमिंग पूछ लेना हेलीकॉप्टर का, तो आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना होता है कि जाने के टाइम आप घोड़े पे जाइए, क्योंकि आप कुदरत का नज़ारा लीजिए। वो तो 5 मिनट में आपको नीचे उतार देगा,
लेकिन अगर आप घोड़े पे चलते हैं तो आप रास्ते के अंदर 2 हॉल्ट भी करेंगे, वो भी एंजॉय करेंगे कि वो रास्ते का सफ़र कैसा है। और फिर जब उतरने के टाइम घोड़े पे उतरना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि घोड़ा तो अपने चाल से नीचे उतरेगा, पौड़ियाँ जंप मार के उतरेगा, तो हमको वो जर्स लगते हैं। वो जर्स भी नीचे जाके 1 घंटे में ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर 1 साइडेड करना है तो उतरने के टाइम जो 13-16 किलोमीटर है उस टाइम कीजिए, जाने के टाइम आप घोड़ा कीजिए। हम भी घोड़े पे ही जाते हैं। तो आप रास्ते का नज़ारा, क्योंकि कहते हैं ना रहरास साहब में, और उसमें आता है बलहारी कुदरत वसिया, वो परमात्मा इस कुदरत में बसा हुआ है। वहाँ पे कितने कितने 300 साल ऋषि मुनियों की वाइब्रेशंस आज भी वहाँ पे है। तो आप वो सब महसूस करोगे, जो आनंद वहाँ पे है वो जाने के टाइम आप, मेरे ख्याल से आप घोड़े पे जाना चाहिए, उतरने के टाइम आप हेलीकॉप्टर से उतर जाइए। फिर ये सारी बातें। अब एक जो मेन बात है, हम आपको जो 5-6 जनों का एक ग्रुप बना के आपको 6 जनों का एक रूम देंगे जिसमें अटैच लैट्रिन बाथरूम्स भी होते हैं। अब जब 6 जने या 5 जने को एक रूम के अंदर शेयरिंग करते हैं तो उस शेयरिंग के अंदर आपको अपने मैनर्स, अपनी आदतें कुछ इस तरह से रखनी पड़ेंगी ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो। ये सब लोग को ऐसे अचरज होता है कि आप ये सब हैबिट्स क्यों बताते हो, हमें तो पता है, लेकिन हमें पता है हम अपने रूम का बाथरूम अकेले 2 जने यूज़ करते हैं, फिर हम चाहे वो सीट ऊंची करते हैं कि नहीं ऊंची करते उसका फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जब ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो यूरोपियंस इंग्लिश जो सीट्स होती हैं वो अगर आप सीट्स ऊंची नहीं करते तो वो जो यूज़ करके, खास करके जो मेल्स यूज़ करते हैं, तो जो उनकी यूरिन्स के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो उसके ऊपर, वो सीट्स के ऊपर पड़े होते हैं। तो अगर आप उसी के ऊपर बैठ जाते हो तो आपको इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए जब आप रूम शेयर करते हो तो उसमें टॉयलेट्स का क्या ध्यान रखना है कि जब आप टॉयलेट यूज़ कर लेते हो तो उसकी सीट को ऊपर करके जाइए। और अगर ट्रेन में करते हो तो ट्रेन में अगर आप हो सके तो इंडियन लैट्रिन से यूज़ करिए, और अगर नहीं कर सकते, आपको घुटने की तकलीफ है, तो अपने साथ में न्यूज़पेपर लेके जाइए या वाइप्स लेके जाइए। पहले उस सीट को साफ़ कीजिए, उसके बाद में आप बैठिए। फ्लश करना आपकी ड्यूटी है कि आप जब उठते हो पॉट से तो पहले चेक कीजिए कि आपका पॉट आप क्लीन करके जा रहे हो कि नहीं, क्योंकि जो दूसरा आएगा उसने यूज़ करेगा तो उसके लिए आपका इंप्रेशन एक अच्छा नहीं पड़ेगा कि ये लैट्रिन बाथरूम यूज़ करना भी नहीं जानते। जितना हो सके उसको ड्राई रखिए और क्लीनिनेस रखिए। और दूसरी बात ये कि जैसे हम जब सफ़र करते हैं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं कह सकता कि मुझे अंडर आर्म्स पसीना नहीं आता, पर्सपिरेशन नहीं होता। हर एक को होता है और हर एक की एक फाउल स्मेल होती है। अब आपने पूरी यात्रा में ध्यान ये रखना है कि डिओड्रेंट्स तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन डिओड्रेंट से ज़्यादा टैल्कम पाउडर्स होते हैं जो इस तरह के छोटे छोटे पैकेजेस आते हैं, वो अपने पर्स में रखिए, बैग में नहीं, अपने पर्स में रखिए। 1-2 घंटे के बाद में जहाँ पे आप थोड़ा फ्रेश होते हैं तो अंडर आर्म्स आप ये पाउडर लगाइए, और जहाँ पे आप पाउडर नहीं यूज़ कर सकते वहाँ 1 घंटे 2 घंटे कीजिए। क्यों? क्योंकि आप जहाँ से गुजरेंगे या बस में जिसके साथ में आप बैठे हैं, आपकी फाउल स्मेल, आपकी स्टिंगिंग स्मेल उसको अनकंफर्टेबल महसूस करा सकती है। लेकिन अगर आप खुशबू मार रहे हैं तो साथ में बैठे को भी, जहाँ से आप गुजरते हो, उसको भी मज़ा आएगा। जैसे वो एड्स में बताते ना, हाँ बहुत मज़ा आया। तो अपनी क्लीनलीनेस, अपने पर्सपिरेशन की फाउल स्मेल, इसका आप बहुत ध्यान रखिए। अपने साथ में जो छोटा पर्स है उसमें छोटा डीओ या छोटी जो भी आप इसका जो भी मेजर्स लेना चाहते हैं आप वो लीजिए, और इस तरह से अपने और अपने साथ वाले को सही महसूस कराइए। इतनी सारी चीज़ें मैंने कही हैं। अब इसमें भी अगर कोई चीज़ रह जाती है, हाँ, किसी के साथ में कोई झगड़ा नहीं करना, कोई विवाद नहीं करना, या किसी का हद से ज़्यादा हंसी मजाक कीजिए, लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि इसको अच्छा नहीं लग रहा तो अपने मजाक को वहीं पे स्टॉप कर दीजिए। और अगर किसी को कुछ आपसे तकलीफ हुई है तो सॉरी बोलने के अंदर, माफ़ी मांगने के अंदर 1 सेकंड भी मत लगाइए। आप माफ़ी मांग लोगे, अगले का जो गुस्सा था वो उल्टा वो कहेगा कोई बात नहीं, ऐसा होता है। लेकिन अगर आप किसी को तकलीफ दे के निकल जाते हो तो उसको मज़ा नहीं आएगा। और कहते हैं ना, यात्रा के अंदर जब हम सफ़र करते हैं तो हमारे साथ में दूसरे ग्रुप के यात्री भी होंगे,
तो उनको बहुत तकलीफ होती है। जब उनको तकलीफ कुछ हो रही है तो उनको आप इस तरह से कहिए कि आप भी यात्रा में जा रहे हैं, हम भी यात्रा में जा रहे हैं, हम यहाँ पे ईश्वर की खुशी लेने जा रहे हैं, परमात्मा की खुशी। तो अगर हम इस तरह से झगड़ा करेंगे तो उसको भी पसंद नहीं आएगा। हो सकता है आपकी यात्रा या हमारी यात्रा भी सफल ना हो। तो कहीं पे भी हो, अपने मन को पेशेंस, टॉलरेट करने की आदत रखिए और उस बात को बड़ी प्यार से और शांति से सुलझाइए। अगर आपसे नहीं सुलझता तो जत्थेदार को आके बताइए कि मेरे साथ में सीट की ये प्रॉब्लम हो रही है, या मेरे साथ में ये विवाद हो रहा है, या आपको सीट चेंज भी करनी है कहीं पे, तो आप प्यार से आके बताइए, आपकी सीट चेंज हो जाएगी। क्योंकि अपना ही परिवार है, हम कोई भी मना नहीं करेगा। किसी को भी कहूँगी कि बच्चा तू यहाँ पे चला जाए, इनको यहाँ बैठना है, तो वो मान जाते हैं। क्योंकि जितनी आप सेवा भावना से चलोगे, मैं कहती हूँ आपको पाठ करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। गुरु महाराज आप बाहें फैला के आपको वहाँ पे आपका इंतजार कर रहे होंगे। क्योंकि उसको पता है कि आपने जो रास्ते के अंदर जितनी सेवा की है, जो प्यार आपने बांटा है, प्यार लिया है, प्यार बांटा है, हम यही लेने जाते हैं। 10 दिन में हम यही सीखेंगे कि हमने गुरु घरों के अंदर या यात्राओं के अंदर या अपने परिवार के अंदर किस तरह से हमने अपना बिहेवियर रखना है और गुरु महाराज की खुशी प्राप्त करनी है। एक बात और भी होती है, जैसे आप अपने परिवारों के अंदर जो आपको अरदास लिखवाएंगे या अरदास के पैसे लेंगे, आप उनके नाम लिख के सब अपने साथ में कलेक्ट कीजिए। क्योंकि वहाँ पे जो ट्रस्ट है वहाँ का, उनको फंड्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो हम लोग इकट्ठा करके और सब इकट्ठे करके एक ही प्रसाद की रसीद कटाएंगे, ताकि उनको ये महसूस हो कि ये जत्था इस तरह से यहाँ पे डोनेशन दे के जाता है। चलो, चाहे हम गोलक में डालें, चाहे रसीद कटाएं, चाहे प्रसाद लें, कुछ भी करें, जाना एक ही ट्रस्ट में जाता है। और वो ट्रस्ट के वो जो मेन सेवादार है, मैनेजर हैं, वो जानते हैं कि इस तरह से हम कलेक्शन करके लाते हैं। और मैं रास्ते में आपको बताऊंगी कि वहाँ पे खर्चा आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि आप बाहर चाय पियोगे ना, वो कितनी महंगी होती है। गुरु घर के अंदर चाय, तुम दूध की चाय बनी हुई कितनी बार भी पियो, वहाँ पे कोई आपको पैसा नहीं देना पड़ता, कोई दान पेटी में डालना नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ पे खर्चे हैं। तो हम इस तरह से नहीं तो उस तरह से वहाँ पे जो गुरु घर के जो ट्रस्ट है उसको हम हेल्प करके, हेल्प नहीं कह सकते, हम अपनी तरह से भेंटा दे के आते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी यात्रा आज से ही समझो कि हम वहाँ पहुँच गए हैं। मैं आपको टाइम के ऊपर फोटोज भी डालती जाऊंगी, ताकि आप मेंटली भी उस जगह पे पहुँच जाओ और वहाँ पे किस तरह से हमने जाके आनंद लेना है। और ये परम आनंद है। आप वहाँ से जब वापस आओगे, आपको हर मौसम के अंदर, ये जब अगस्त सितंबर का मौसम आएगा, आपको हेमकुंड साहिब ज़रूर और ज़रूर याद आएगा। ये ऐसी यात्रा है कि ये ज़िंदगी भर नहीं भूलती। मैं बोल रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये ऐसी यात्रा है कि इसका आनंद आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे और आपका जी करेगा। चाहे ये महंगी यात्रा है, हर कोई एफोर्ड नहीं कर सकता हर टाइम, लेकिन अगर इन मौसम के अंदर अगर वो अपने कहते हैं ना सीरत से, अपने ध्यान से भी अगर वहाँ पहुँचना चाहे तो वो पहुँच जाता है। और कोई भी ऐसा नहीं है, जब वो हेमकुंड साहिब जब सबसे ऊपर पहुँचता है, पहली बार जाए दूसरी बार जाए, वो इतनी विरह के अंदर बैराग में आ जाता है उस स्थान को देख के कि उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं यहाँ पहुँच गया। गुरु महाराज ने इतनी कृपा की, बख्शिश की कि मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और वो ज़ारो ज़ार रोता है, एक दूसरे से गले मिल के रोते हैं कि हम इतने बड़भागी हैं कि हम यहाँ पहुँच पाए हैं। तो ये यात्रा में हम भी अरदास करें एक दूसरे के लिए कि जितने भी हैं हमारी संगत साथ में चल रही है, गुरु महाराज अंग संग सहाय हो और हमारी यात्रा खुले दर्शन दीदारे बख्श के गुरु महाराज हमको इस यात्रा का सुखद आनंद दे। इतनी सेवा है। और किसी के कोई क्वेश्चंस हो पर हाँ, ये कुछ बातें मैंने नहीं बोली हैं, वो इसलिए नहीं बोली हैं कि आपको वैसे हम लोग जत्थे की तरफ से टैग्स देंगे जो सामान को ऊपर, जैसे एयरपोर्ट्स में हमको टैग्स मिलते हैं या किसी शादी में जाते हैं तो वो टैग्स अपने हर एक सामान के ऊपर लगाने हैं। उससे क्या होता है कि हो सकता है जब आप घोड़े पे बैठते हो, ऐसा हुआ है कई बार, घोड़े पे हम बैठ तो जाते हैं, हमारे 2 बैग में से एक बैग वहीं पे रह गया, हम डरते डरते घोड़े पे बैठे और बैग नीचे ही रह गया। लेकिन टैग लगा हुआ बैग होगा तो पीछे जो संगत आती है वो बैग उठा के ले आती है, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो जिस बैग के अंदर तौलिया, स्नान करने के कपड़े हैं, वो सब पड़े थे, वो तो आपका नीचे ही रह गया। लेकिन टैग लगने से वो सामान आपका सेफली, ट्रेन में भी हमको पता चलेगा ये हमारे जत्थे का सामान है, हम उसे बिना भूले हम उसको उठा लेंगे।
फिर आपको रिबन्स भी दिए जाएंगे, क्योंकि जब हम लोग गाड़ी के अंदर लंगर बांटते हैं, लंगर बरताते हैं, तो हमें नहीं पता चलता कि नए चेहरे होते हैं सब, तो कैसे पता चले कि हमारे जत्थे का है। तो उस समय जो रिबन का आपको दिया जाएगा, वो अपने रिबन लगाना है, ताकि उस रिबन से आप पता चल सके कि आप हमारे ही जत्थे के हो। आपको समय पर चाय कॉफ़ी, और मैं बोलती हूँ बिल्कुल घबराना नहीं। कोई कॉफ़ी वाले हैं वो ग्रुप में या हम या जत्थेदार को हमको बता दें कि हम चाय नहीं पीते, हम कॉफ़ी पीते हैं, आपकी कॉफ़ी की अरेंजमेंट भी आपकी सीट के ऊपर आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा हाँ, जत्थे का सामान बहुत सारा होता है, तो हम लोग जत्थे का सामान अगर है एक ही हमने 6 की सीट्स में रखेंगे तो पूरा नहीं होता। तो हम आपके जो 6 के ग्रुप बने होंगे ट्रेन के अंदर, उसमें हम आपको लिख के देंगे कि आपके एक का नाम लिख लिया जाएगा कि ये बैग हम आपको दे रहे हैं। उस बैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी कि आपने जब ऋषिकेश तक या हरिद्वार तक, जो भी जब तक बस में सामान नहीं चढ़ता, आपने उस अपने बैग का ध्यान रखना है। क्योंकि ऐसे कई बार हुआ है कि हमारे बैग्स, खाने पीने का जो सामान है, वो एक जो हम 4 बसेस का लेके जाते हैं, वो एक बार हमारा पूरा एक बैग कहीं पे रह गया था, गुम हो गया था, फिर हमको 3 बैग में से चौथा बैग बनाना पड़ा था। तो हम इस तरह से सबको बांट दिया जाएगा, जैसे ढोलकी है, माइक्स हैं, ये सब सामान हम आपको अलग अलग दे देंगे। और आपकी जो सीट्स 6 सीट्स होंगी, उसमें से आपकी जिम्मेवारी होगी कि उस बैग का आपको लास्ट तक ध्यान रखना। तो ऋषिकेश के अंदर कि ये सामान हमने जो हमारे नाम पे लिया था, ये आपको दे रहे हैं, फिर उसके बाद हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है, और कुछ? आपकी बस के अंदर आपके लीडर्स बना दिए जाएंगे, और ये नहीं है कि रोजी दीदी की बात आप सब सुनते हो, लेकिन जो आपके लीडर्स बना दिए गए हैं, आप उनकी बात न सुनो। जो लीडर्स, बस का लीडर बनाया जाएगा, एक बस की पूरी जिम्मेवारी उसके ऊपर होती है। तो जो बस का लीडर आपको बोलता है, उसको रोजी दीदी का ऑर्डर ही समझ के उसको मानना है। क्योंकि बस के अंदर भी कभी कभी ऐसी बहुत सी तकलीफें होती हैं, तो बस का लीडर आपका ध्यान रखेगा। तो आपने बस के लीडर्स का भी उतना ही मान रखना है जितना आप जो मस्कीन सेवक जत्थे के जत्थेदार का रखते हो। फिर जैसे हमको जगह जगह पे जो सेवाएं आती हैं, वो सेवाएं के लिए हम नीचे उतरते हैं जब, तो आपको, अगर आप जल्दी से नीचे उतर के चढ़ सकते हो, क्योंकि 2-2 मिनट का ही हॉल्ट होता है, तो आप उतरिए, वरना आप एसी के जो कांच में से आप देख सकते हो कि किस तरह संगत आती है, किस तरह से संगत सेवा करती है। हम भी उनको सामने रिटर्न गिफ्ट्स दे के उनका मान करते हैं। ये सब बातें सीखने लायक है कि हम लोग, वो लोग सेवा करते हैं तो हम भी उनको खाली हाथ नहीं जाने देना चाहते। हम यहाँ की सौगातें और वो सब चीज़ें हमको वहाँ पे देते हैं जत्थे की तरफ से, ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो। और उनकी अरदास हम खास करके करते हैं कि जिन्होंने भी सेवाएं की है, वो उनकी सेवा गुरु महाराज परवान करें। तो मैंने बताया कि बस के अंदर जो आपको आधे घंटे के बाद में जो भी सर्व किया जाता है, आप अगर ऐसे बोलोगे कि ना मुझे नहीं खाना, तो उसी टाइम मुझको फ़ोन आ जाएगा, मैं जिस भी बस में होंगी, कि ये वाला प्राणी, ये वाला व्यक्ति खाने पीने से मना कर रहा है। और फिर उसकी जो प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके लिए फिर उसको मेरी डांट भी सुननी पड़ेगी। मैं अक्सर डांटती नहीं हूँ, लेकिन मुझे मजबूर मत करना कि मुझे किसी को डांटना पड़े। ठीक है? और इसमें जो आपको लिस्ट दी गई है, वो आपको मैं फिर से एक बार दोबारा सेंड करूंगी। इसमें खास करके कहा गया है कि कोई भी अंताक्षरी, कोई भी प्लेइंग कार्ड्स, ये आप नहीं खेल सकते। ये जत्थे में मनाही है, गुरुद्वारों में भी नहीं, कि गुरुद्वारे वाले बहुत गुस्से होते हैं। और हमने रास्ते के अंदर सिर्फ अपना पाठ करना है। साखियाँ सुनाएंगे हम आपको कि आप जिस जगह पे जा रहे हो, उस जगह की खोज कैसे हुई, कैसे पता चला उस स्थान को, और उस स्थान को इतना डेवलप करने के अंदर कितना समय लगा। तो बेहतर है कि आप उन बातों के ऊपर ध्यान दें, ताकि आपका माइंडसेट, आपका दिमाग जिस जगह पे आप जा रहे हो, उसके लिए एक प्रिपेयर होके, एक श्रद्धा से जो पिकनिक समझ के आएंगे, उसको मैं सच कहती हूँ कि मैंने देखा है अपनी नज़रों से, उसके साथ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए ये पिकनिक नहीं है, आप कोई हिल स्टेशन पे नहीं जा रहे हो, आप एक यात्रा, एक सत्संगी बन के जा रहे हो। तो मेहरबानी करके सत्संगी बन के ही चलना, ताकि आपको वो सब जो कहते हैं ना, गुरु की तरफ से जो आपको असीसें मिलने वाली हैं, जो बूंस मिलेंगे, वो आपको गुरु साहब की तरफ से मिलेंगे, अगर आप उस भावना से जाओगे। ठीक है? और कुछ जो भी मुझे याद आएगा वो मैं आपको ग्रुप के अंदर डालती रहूँगी। और सबसे बड़ी बात है, ग्रुप में मैं मैसेज डाल रही हूँ,
मैं सब कुछ दे रही हूँ, वो पढ़ नहीं रहा और मुझे पर्सनली कह रहा है कि मीटिंग कितने बजे शुरू हो रही है। इसका मतलब है कि आप ध्यान नहीं रख रहे। हम अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं। आपकी ड्यूटीज है कि टाइम टाइम के ऊपर आप ग्रुप के अंदर जो मैसेजेस आ रहे हैं उसको चेक कीजिए और उसके ऊपर अमल कीजिए, क्योंकि एक एक को अगर मैं आज इतना मैं बोल रही हूँ, आप सच क्या जानो, मैं सारा दिन घर में अकेली होती हूँ, मेरे बात भी नहीं करती, मैं फ़ोन भी नहीं उठाती, लेकिन इस यात्रा में मैं जितनी बात करती हूँ, जब तक मैं ऊपर पहुँचती हूँ मेरा गला बैठ जाता है। तो अगर एक एक को मैं समझाने गई तो ये पॉसिबल नहीं है, मेरा गला मेरा साथ नहीं देता। तो जो मैं ग्रुप्स के अंदर मैसेज डालती हूँ, वॉइस मैसेज इसलिए डालती हूँ कि हो सकता है कि कोई जो नहीं भी पढ़ा लिखा वो नहीं पढ़ सकता, तो वॉइस मैसेज तो सुन सकता है, वो सुन के अपना अमल करे। ठीक है जी। वो इस दौरान के अंदर जो भी कुछ मैंने बताया है वो सब आपके और मेरे फ़ायदे के लिए बताया है। कुछ चीज़ रह भी जाती हैं या मैं कुछ गुस्से में बोल भी जाती हूँ कहीं पे, तो वो भी एक फ़ायदे के लिए बोलती हूँ, वरना मेरा चेहरा गुस्से वाला है। मान लीजिए, मेरी बात का भरोसा कीजिएगा कि जब आप ग्रुप में मेरे साथ में चलोगे मैं अपना प्यार ही बांटूंगी। खाली शक्ल मेरी गुस्से वाली है, बाकी मैं प्यार बांटती हूँ। और थोड़ा गुस्सा मुझे रखना भी पड़ता है, नहीं तो नहीं रखूँगी तो संगत डिसिप्लिन में नहीं रहती है। इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ कह भी जाऊँ तो भूल चूकों की क्षमा। मीटिंग यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। पूरा 1 घंटा मीटिंग को लगा है गुरु महाराज की कृपा से। हाँ, आपको ना रास्ते के अंदर जब आप चल के जा रहे होगे तो लोग कहेंगे कि ग्लूकोज के ग्लूकोन डी के डब्बे ले लो, उसको चाटो। देखिए, एज ए डॉक्टर और इतने एक्सपीरियंस के बाद मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, वो ठंडा होता है। उसको आप चाटोगे, उससे एनर्जी नहीं आएगी, उल्टी आपकी सांस फूलेगी, आपको ब्रेथलेसनेस फील होगा, क्योंकि हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं और चढ़ाई के अंदर ऊपर जाते हुए ऑक्सीजन कम होती है। तो आप ऐसी कोई भी ठंडी चीजें मत लीजिए। रास्ते के अंदर एक लिम्का की बोतल लीजिए, आपका मुंह सूखता है, एक घुट पीजिए, पेट भरी मत उससे, सिर्फ मुंह गीला कीजिए, लेकिन ग्लूकोन डी तो बिल्कुल नहीं। हाँ, कपूर, ये सब मैं लास्ट में मैसेज डालूंगी कि आपको जिनको ऑक्सीजन की तकलीफ होती है, वो छोटे छोटे जो स्क्वायर टाइप क्रिस्टल टाइप कपूर आते हैं, वो कपूर लेके आप एक छोटी सी पोटली बना के अपने हाथ के साथ में, खास करके जब हम 6 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, वहाँ पे आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो आप कपूर को अपने हाथ में बांध लीजिए या अपने पॉकेट में रखिए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद में आप उससे सांस लोगे तो आपको जो सांस लेने में तकलीफ होती है वो वहाँ जाके नहीं होती। तो कपूर आप साथ में रखिएगा। और जो मैंने ये कहा कि रास्ते के अंदर आप ग्लूकोन डी मत लीजिए। आपको ड्राई फ्रूट्स के हम पाउचेस देंगे, समय समय पे देंगे। ड्राई फ्रूट के हमने 100-100 ग्राम के पैकेट्स बनाए होंगे। हम जब गोविंद घाट से चलेंगे, एक पैकेट आपको तब दिया जाएगा, जब धाम पे पहुंचेंगे आपको फिर से दोबारा दिया जाएगा। इकट्ठा इसलिए नहीं देते, तो इकट्ठा दे दे तो वो एक ही समय में खत्म कर देते हैं, और जब ऊपर जाके सर्दियों जहाँ पे बहुत ठंड है वहाँ पे आपको एनर्जी की जरूरत है, तो वहाँ पे आप जब आप बादाम या ये कैश्यू नट्स वगैरह लोगे, काजू लोगे, तो 2-3 दाने से ही आपके अंदर गर्मी आ जाती है और आपको एनर्जेटिक फील होता है। तो हम वो आपको जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, समय समय पर आपके हर एक पड़ाव के ऊपर हम आपको वो सब चीज़ें देंगे। लेकिन वो चीज़ें आप अपने बड़े बैग के अंदर मत ठूस दीजिएगा, अपने पॉकेट्स में रखिए, अपनी पॉकेट्स में रखिए, ताकि आपको जब ऐसा लगे आपके पेट में कुछ हो रहा है या आप लो फील कर रहे हैं तो उसे निकालिए। इवन जब दरबार में आप सुखमनी साहब का पाठ चल रहा हो, कीर्तन चल रहा हो, उस समय भी आपको जब वहाँ पे ठंड लगेगी, क्योंकि ऊपर बहुत ठंड होती है, उस समय ठंड लग रही है, तो धीरे से पॉकेट में से निकाल के आप 2-3 दाने मुंह में चबाओगे तो आपको अच्छा महसूस होगा, हेल्दी महसूस होगा। और जब हम ऊपर पहुँचते हैं, जब घोड़े से आप पहुँचोगे, जब सबको घोड़ा कंपलसरी है, ऊपर पहुँचते ही फटाफट जाके आप सरोवर के अंदर डुबकी मार लीजिएगा। अगर आप थोड़ी देर के लिए देखने में, तो आपका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल उस ठंड को नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, और फिर आपको ठंड लगने लग जाएगी, आपका मन करेगा कि मैं अब डुबकी नहीं करूं, मैं स्नान नहीं करूं। और स्नान करते वक्त एक ग्रुप बनाइए, जैसे कि 2 जने हैं, जैसे एक माँ है तो अपने उसके बच्चे जब डुबकी मार के बाहर आते हैं तो वो उसका तौलिया, टावल, उसके कपड़े एकदम रेडी रखे,
क्योंकि वो कांपता हुआ आएगा, इतना ठंडा पानी होता है, पाँव भी उसके एकदम बर्फ हो गए होंगे। तो आप फटाफट उसको पहले उसको कपड़े पहनाइए, उस जब कपड़े पहन लेगा फिर उसको ठंड नहीं लगेगी, ये बात मानिएगा। एक बार कपड़े पहन लो फिर उस मौसम की भी ठंड नहीं लगती, क्योंकि स्नान ठंडे पानी में आपने कर लिया है और आपका बॉडी टेम्परेचर उस क्लाइमेट के साथ में मैच करने लग गया। लेकिन जब वो डुबकी मार के आएगा तब ठंड लगेगी। तो एक दूसरे की आपने हेल्प करनी है। फिर आप जाओ तो वो आपके कपड़े तैयार रखे, जैसे ही आप आओ आपको टॉवल दे, आपको क्योंकि इतनी ठंड लग रही होती है कि उस समय सामने पड़ी चीज़ भी दिखती नहीं है। आपको आपकी बनियन चाहिए तो बनियन सामने पड़ी हुई दिखेगी नहीं। तो एक दूसरे की आप हेल्प कीजिए और डुबकी ज़रूर लगाइए। जिसकी तबीयत ठीक नहीं हो वो जल को ले ले, और जल को जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो नहीं स्नान कर पाते, या किसी को खांसी सर्दी हुई है तो वो जल ले आए। नीचे अपने घर जामनगर आके या राजकोट अहमदाबाद आके अपने बकेट के अंदर वो जल मिक्स कर ले, वो हेमकुंड साहब का जल ही बन जाता है। तो आप ऐसे भी स्नान कर सकते हैं। इसलिए अपने मन के अंदर ये मत सोचिएगा कि मैं ऊपर गया भी और स्नान नहीं कर पाया, आपकी तबीयत नहीं मानती है, कोई बात नहीं। आपको दर्शन हो गए, खुले दर्शन हुए, संगतों के दर्शन हुए, वहाँ पे आती जाती संगतों के दर्शन हुए। क्या ये कम लाभ है? ये कम बड़े भाग हैं? तो इस तरह से मैंने वो इसमें लिखा हुआ है कि हो सके तो आप ट्रॉली बैग लीजिए, ताकि स्टेशन से आपको कहीं पे बाहर जाना है या आपको रोड्स के ऊपर जहाँ पे 1 किलोमीटर आपको जहाँ बस उतारती है इतना चल के जाना है, तो उसमें आप ट्रॉली बैग होंगे तो आपको वजन नहीं उठाना पड़ेगा। तो ट्रॉली बैग्स इस तरह से काम आते हैं। बड़े सूटकेस तो बिल्कुल मत लीजिएगा, और बैग्स लीजिए, ट्रॉली बैग्स लीजिए, कम वजन वाले लीजिए। और एक आधे छोटे थैले जो कपड़े के थैले होते हैं जो जगह भी नहीं रोकते, वो आप अंदर रख ली, ताकि अगर आपका सामान जैसे मैले कपड़े हो गए हैं, अब स्मेल मार रहे हैं गीले कपड़े, तो आप एक अलग से बैग बनाइए जिसके अंदर आपको गीले कपड़े डाल दें। हरिद्वार ऋषिकेश पहुंच के आपको बैग खोल के अपने कपड़े धो सकते हैं। आप अपने सबके जो अच्छे कपड़ों के साथ में रखोगे तो वो भी स्मेल मारने लग जाएंगे। तो गीले कपड़ों के लिए एक छोटी सी थैली टाइप बैग ले लीजिए। उसके अंदर जिसको कहते हैं ना कि किट बैग होता है, उसमें अपने मैले कपड़े डालते गए, जहाँ पे धोने का मौका मिला धोए, नहीं तो घर वापस वो आ सकते हैं। ठीक है जी? हाँ जी। स्टिक्स वो सब साथ में नहीं, स्टिक्स और जो रेनकोट्स की मैंने बात की है वो आपको ऋषिकेश से भी मिल, लेकिन ऋषिकेश से भी आप मत उठाइए, गोविंद घाट से मिल जाएगी। और गोविंद घाट से, और ऐसा भी होता है अगर आपने स्टिक्स नहीं भी लेनी ना, तो जो लोग यात्रा करके आए होते हैं, एक वहाँ पे ड्रम बना है, वो लोग अपना यात्रा करके उस ड्रम के अंदर अपनी स्टिक्स डाल जाते हैं। अगर वो स्टिक्स सही है, नीचे की नोक बराबर है, तो आप वही स्टिक पहले ले लीजिए। आप क्यों 10-20 रुपए उसमें भी डाल रहे हैं? तो स्टिक्स अगर लेनी है तो बस का ट्रैवल खत्म होगा, गोविंद घाट से लेनी है स्टिक्स और रेनकोट्स। रेनकोट्स भी पतले रेनकोट्स आते हैं, वो आपसे आप ले लीजिए। वैसे जिस मौसम में हम जा रहे हैं, ये मौसम है सितंबर का, कभी कभी बारिश होती है। अभी जिस मौसम में हम आ जाते हैं बारिश वहाँ पे बहुत कम होती है। और जो गोविंद धाम की बात करें तो वहाँ पे एक मौसम बना हुआ है कि रात को बारिश होगी होगी, लेकिन सुबह जब संगतों का ऊपर जाने का टाइम हो जाता है 6 किलोमीटर, बारिश रुक जाती है, या वो होगी तो भी बूंदा बूंदी होती है। तो लेकिन अगर आप जुलाई के अंदर या अगस्त में जाते हैं तो आपको बहुत बारिश मिलती है, आपको लैंडस्लाइड्स भी मिलती हैं। जून में आप जाते हो तो आपको 3 किलोमीटर ग्लेशियर्स है, वो बर्फ में से आपको चलना पड़ता है, और ये बर्फ में चलना आसान नहीं है। जो माउंटेनियरिंग करते हैं वही जा सकते हैं, बुजुर्ग लोग नहीं जाते हैं। इसलिए हमने चारों मौसम के अंदर जत्था ले जाके देखा है, और डिसीजन यही हुआ है कि सितंबर के मिड में जाने से संगत को एक तो स्वास्थ्य के हिसाब से कोई तकलीफ नहीं आती है, दूसरा क्योंकि सीजन डाउन हो रहा होता है, तो घोड़ों का, होटल्स का, चाय पानी का जितना जो रेट्स हैं वो बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। तो संगत को ये थोड़ा रीजनेबल, सस्ता भी लगता है, और संगत की यात्रा महंगी नहीं होती है। जैसे अहमदाबाद से संगत जाती है, उनको हमने सुना इस बार घोड़े का भाव एक साइड का 2,500 हज़ार देना पड़ा जून महीने में, क्योंकि अगर संगत कम है और घोड़े ज़्यादा हैं तो घोड़े बार्गेनिंग में आ जाएंगे, मेरे घोड़े पे बैठो मैं कम ले लूँगा, 200 कम लूँगा। लेकिन अगर संगत ज़्यादा है और घोड़े कम हैं तो घोड़े ने अपना भाव देना। और ऐसे में आपको क्या करना है, जो पिछले जो घोड़े आए थे, पिछले दिन वाली जो संगत उतर के आई है दर्शन करके, उनको पूछ लेना कि आपने आज कितना रेट दिया, तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि इसके आसपास ही कोई रेट चलेगा।
फिर ये डिपेंड करता है अब अपनी किस्मत के ऊपर कि हमारा जत्था जब पहुंचा तब कितनी संगत वहाँ पहुंची है। संगत कम हुई और घोड़े ज़्यादा हुए तो हमको सस्ते में मिल जाएंगे, नहीं तो इससे उल्टा होगा। तो आपको उस 6 किलोमीटर के लिए जो कम से कम 1000 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा है जो घोड़े का, वो अपने साथ में ज़रूर रखना है। बाकी कहीं पे कोई खर्चा नहीं आएगा। शॉपिंग हमने कहीं पे करनी नहीं है। और शॉपिंग में मैंने एक बात इसमें लिखना भूल गई हूँ, वो याद रखिएगा कि वहाँ पे पता क्या करते हैं, संगत जाती है, खास करके सिंधी संगत, बड़ी बड़ी हेमकुंड साहब की जो पोस्टर्स नहीं, बट क्या कहते हैं इसको तुम लोग, हाँ सीनरीज, वो यहाँ बाबा जी की फोटो इतने बड़े बड़े उठा लेते हैं कि सारे रास्ते में, बस में, ट्रेन में उस फोटो की, उस गुरु महाराज की तस्वीर की, उस हेमकुंड साहब के गुरुद्वारे की बेअदबी होती है, अपमान होता है। इसलिए अगर आपको लेना भी है तो वहाँ से यादी के लिए पोस्टर ले लो। पोस्टर आप अपने बैग में रख सकते हो, यहाँ पे आके आप उसको मंडा सकते हो। और मैं तो कहती हूँ हर चीज़ हर जगह मिल जाती है, तो छोटे छोटे भी मिलते हैं। हेमकुंड साहब की फोटोज हैं, वो छोटे छोटे आप ले लो ताकि वो बैग में कहीं पे आ जाए, ना उसका शीशा टूटे, ना उसकी कहीं पे बेइज्जती हो। और नहीं तो आपको यादी करनी है तो मैं कहती हूँ वहाँ से बुक्स लो, वहाँ का इतिहास लो जो आपको याद रहे। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पे दुकानें लगी होती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें मत उठाना जो उठाने के अंदर हमें बस में भी तकलीफ हो और यहाँ तक पहुँचने में आपकी चीज़ वो टूट जाए। ठीक है जी। वो पटके कौन से वाले पहनने हैं? पटके हम आपको ना जैसे आपने ये पटका बांधा हुआ है, जो वो जो ट्यूब है जो हम लोग डालते हैं, एक लाख तो रूम में मेरे पिल्लों के पास पड़ी हुई है, मेरे रूम में मेरे। हम आपके पूरे जत्थे का एक जैसा मिलिट्री जो जंगल प्रिंट आता है वो हम आप सबके लिए लिया है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उसको आप लगा के रखिए ताकि बार बार आपको बांधने या उतारने की जरूरत ना पड़े। वो हमने आपके लिए स्पेशली मंगाया है, लेकिन हम आपको कहाँ देंगे, ट्रेन के अंदर देंगे। इस बच्ची ने भी पहना हुआ है, आप इधर सामने आइए, कैमरे के सामने आइए। ये हमने एक जत्थे के अंदर हमने इस तरह के स्क्वायर वाले लिए थे, एक यात्रा के। वहाँ पे ट्रेन में जब आप आओगे तो आपको हम वो देंगे, तो उस समय आपको पहनने हैं, चाहे आपने पटका बांधा हो ना भी बांधो तो भी आप ऊपर उसके ऊपर बांध सकते हो। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? किसी का फोन तो नहीं आया क्वेरी के लिए? तो कहीं पे कोई भी डाउट है आप हमको मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे ताकि दूसरों को भी कोई ऐसी क्वेरीज हो तो हम बता सकते हैं। वो मैंने बोला है कि कई लोगों ने अभी तक ग्रुप के अंदर मैसेज आते हैं वो देखते ही नहीं है। आपको मैसेजेस पढ़ने हैं, और जैसे कि हम यहाँ से चलने वाले हैं तब मैं ग्रुप में एक मैसेज डालूंगी जामनगर की संगत के लिए, फिर राजकोट पहुँचने वाले होंगे तो राजकोट वालों के लिए डालूंगी कि हमारी ट्रेन इतनी दूर है, पड़दरी क्रॉस कर गई है, आप लोग कहाँ पहुँचे हो। तो ये आप ग्रुप के अंदर जो व्हाट्सएप में ग्रुप बना है उसमें आप अलर्ट कीजिए ताकि हर जगह पे जो भी मैसेज करना, अगर आप इकट्ठे नहीं भी हो पा रहे तो वो मैसेज वॉइस मैसेज के थ्रू मैं आपको दूंगी, तो आप वो मैसेज उसको सुन के आप अगली यात्रा के लिए, अगले पड़ाव के लिए तैयार रह सकते हैं। ठीक है साथ संगत जी, आप सबने 1 घंटा सवा घंटा इस जूम के अंदर यहाँ सामने बैठ के सुना है। महाराज आपको मैं तो अरदास करती हूँ, हर एक के जो मानसिक स्थिति है ना, जो हम कहते हैं हमने जो एक प्रिपरेशन करनी है इस इतने बड़े स्थान के ऊपर, कर्मों को बदलना है। तो कर्म कब बदलेंगे? जब हम गुरु की वाणी के साथ में जुड़ेंगे या उसकी माला। ये नहीं होता, आप जिस भी इष्ट को मानते हो, जिस भी देवता को मानते हो, जिस भी गुरु को मानते हो, उसको उसकी बार बार स्तुति करनी, उसकी आराधना करनी, ये बहुत ज़रूरी है जब भी किसी आप तीर्थ स्थान के ऊपर पहुँचते हो। ठीक है जी, चलो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।